कि एनी हाउ ये जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारा ओरिएंटेशन है, उसको सो कॉल्ड नॉर्मल स्टेट से या तो बहुत दूर ले जाती है और अलग अलग तरीके से दूर ले जाती है, एग्जिस्टिंग रियलिटी से कहीं ना कहीं डिफरेंट स्टेट में ले जाती है। कहने के लिए ये लाइन बहुत सिंपल सी है, और जब आप बार बार अलग अलग ड्रग रेमेडीज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। इसके डिफरेंट शेड्स हैं, और हर डिफरेंट शेड हर डिफरेंट ड्रग रेमेडी के लिए आपको मिलता है। उसमें से थोड़ा बहुत मैंने जनरल पढ़ाने में टाइम निकाला। अब मैं जो नेक्स्ट ड्रग रेमेडी लाया हूँ वो है स्ट्रमोनी। अब ये जो अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये दो तरीके से मैनिफेस्ट होती है। या तो बहुत ही ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड बॉडी होती है, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रिएक्शन के साथ बॉडी होती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि एग्रेसिव रिएक्शंस होते हैं या पैसिव रिएक्शंस होते हैं। अब हम लोग आते हैं स्ट्रमोनियम। स्ट्रमोनियम में अगर मुझे पढ़ाना हो, उसको कहीं ना कहीं जनरलाइज करना हो, तो मैं क्या बोलूँगा, जितने भी स्ट्रमोनियम के ड्रग रिएक्शंस हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, ऑल रिएक्शंस, उसको उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट एक शब्द जो हम जरूर यूज कर सकते हैं वो है जो कि एक प्रोमिनेंट रिएक्शन है ड्रग रेमेडीज में स्ट्रमोनियम का, वो है स्पाजम्स। स्पाजम्स स्पाजम्स शब्द का मतलब है कि किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, किसी तरीके से चीजें एक जगह पर ठहर जाएं, स्थिर हो जाएं, फंस जाएं। अब ये स्पाजम्स सिर्फ किस तरीके से स्ट्रमोनियम में आते हैं, अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो अगर हम लोग जनरली देखें स्ट्रमोनियम को, तो इसमें एक लाइन क्या लिखी है, फॉर द रेस्ट ऑफ टाइम स्ट्रमोनियम अपीयर्स टू बी नॉट दैट रिएक्टिव और वायलेंट, बट दे अपीयर टू बी अवे फ्रॉम सराउंडिंग्स। इसका क्या मतलब है? uh, यानी कि अगर आप एक स्ट्रामोनियम प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं, एक पेशेंट जब स्ट्रामोनियम आप इमेजिन करते हैं, तो जो भी हम लोग कॉलेजेस में मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं, या जो भी हमारे पास फर्स्ट प्राइमरी फेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो ऐसी होती है कि स्ट्रामोनियम एक बहुत ही एग्रेसिव, बहुत एंग्री, और जब भी हमारे सामने आएगा तो बहुत प्रोमिनेंट रिएक्शंस के साथ आएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि डर रहा होगा तो एकदम ऐसा ही डर रहा होगा कि भगवान ही मालिक है। अगर मिलेगा तो मारता हुआ ऐसा ही मिलेगा कि बस डिस्ट्रक्टिव ही होगा बिल्कुल। या पैनिक होगा तो वो बस पैनिक ही होगा, ऑल द टाइम पैनिक होगा, ऑल द टाइम एग्रेसिव होगा। ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है जब हम लोग मटीरिया पढ़ते हैं। बट इससे थोड़ा डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है, कि बाकी समय पे फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रामोनियम appears to be not that reactive और violent हर तरीके से, चाहे वो मीनिया हो, एग्रेसिवनेस हो, चाहे फियर हो, कोई भी चीज इतनी एग्रेसिव नहीं होती हर वक्त और द रेस्ट ऑफ द टाइम। बट ये जो रिएक्शन जो मटेरियल में पढ़ते हैं, ये हर वक्त नहीं होते हैं, और जितनी देर ये रिएक्शंस इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं, पेशेंट देखने में नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होता, पर इतना एग्रेसिव भी नहीं होता। नॉर्मली आप जब स्टामोनियम देखेंगे तो पूरा काम तो नहीं होगा, मगर थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जैसे आप साइकेट्रिक केसेस में दवा खाने वाले पेशेंट्स को देखते हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर करते हैं, ऐसा लगता है कि वो सराउंडिंग से थोड़ा सा अवे है। जिन केसेस में आप देखेंगे जो भी हैवी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, हैवी डोज ले रहे हैं, तो जब वो बात करेंगे तो ऐसा लगेगा दे आर समवेयर लॉस्ट, समवेयर इनटू देयर ओन वर्ल्ड। आप उनसे बात करेंगे तो थोड़े से अनरिलेटेड आंसर्स होंगे, या हो सकता है 3 बार आप क्वेश्चन पूछें तो उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट नरेशन, एग्जैक्ट जो उसका सब्सटेंस है, वो उसको वैसा नहीं समझ रहे हैं। और क्वेश्चन पूछने वाले को थोड़ा अजीब ही लगता है कि मैं कितनी बार कितने अच्छे तरीके से कन्वे कर रहा हूँ और तुम समझ क्यों नहीं। बट अगर वो कोई साइकेट्रिक रेमेडी, साइकेट्रिक केसेस की मेडिसिन नहीं खा रहे एलोपैथी, तो यू कैन थिंक ऑफ ड्रग रेमेडीज और सम सीवियर साइकेट्रिक डिसबैलेंस, वो आपको केस टू केस वेरी करेगा लेना। तो स्ट्रामोनियम भी बाकी टाइम में ऐसा दिख सकता है। और जितने भी उसके वायलेंट रिएक्शंस हैं, जरूरी नहीं वायलेंट मतलब मार देना, वो डर भी हो सकता है, एग्रेसिव फियर, बहुत ही प्रोमिनेंट फियर,
बहुत ही प्रोमिनेंट एग्रेशन, वो भी एक स्पाज्म की तरह कुछ टाइम सराउंड टाइम गैप या टाइम इंटरवल के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि वो है तो 24/7 है। दैट अगेन इज लाइक अ स्पाज्म। जब मैंने स्टामोनियम अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से पढ़ी तो मुझे ये समझ में आया कि स्पाज्म इसके अंदर एक थ्रेड है, इसको आप हर तरीके से हर जगह देख सकते हैं। और वो स्पाज्म क्यों कैसे कहाँ आता है उसको और अच्छे से मैं नरेट करूंगा, एक केस का ऑडियो सुनाऊंगा जो शायद हम लास्ट टाइम प्रॉपरली प्ले नहीं कर पाए थे इसी वजह से। एक माइग्रेन का केस था जो मैं लाया था लास्ट टाइम, बट हम उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए थे। मैं उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा इसमें दिखाऊंगा, उसको देखेंगे सुनेंगे, देखेंगे सुनेंगे, और फिर उसको मैं रिलेट करूंगा ये जो हमने इतना बोला और जो हम आगे बोलेंगे। नेक्स्ट उसमें एक केस है, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे हम लोग। केस ऑफ माइग्रेन एंड हेलुसिनेशन है। इसमें मैं यहाँ से हटकर ऑडियो पर आएंगे, हम लोग ऑडियो की एक वो चलाएंगे आपको दिखाने के लिए। वो ऑडियो इस तरीके का है कि फर्स्ट ऑडियो जो है, चार इसमें ऑडियो क्लिप्स हैं जो हम लोग सुनेंगे। उसमें फर्स्ट ऑडियो क्लिप जो है, पहले उसको चलाते हैं, उसको सुनिए। ये जो फर्स्ट क्लिप है ये मैं 1 मिनट रुकेंगे, मैं कुछ बोलूंगा उसके बाद प्ले करेंगे। ये जो ऑडियो है जो आप लोग अभी सुनेंगे, ये एक लड़का है जो कि मेरे पास माइग्रेन के लिए आया है। घर वालों के अनुसार ये सिर्फ माइग्रेन है, और फादर इसके साथ आए हैं। फादर का कहना है कि ये एक दिन में 4 से 5 ट्रामाडोल खाता है, खुद से खाता है, किसी ने इसको कहा हुआ नहीं है। उसको पेन पेन होगा तो ये 4 से 5 ट्रामाडोल खा लेता है। एक खाएगा, 1 घंटे में रिलीफ नहीं हुआ, आधे घंटे में दूसरी तीसरी चौथी, और मोस्टली ये सोता हुआ मिलेगा आपको। इसने मुझे अपने नरेशन में कई चीजें बताई। जब मैं इससे केस कर रहा था तो कॉन्स्टेंटली इसका पैर हिल रहा था, लगातार इसका पैर हिल रहा था या इसका हाथ मूव कर रहा था। जब मैंने इस चीज को देखा तो, अब देखिए इसको आप देखेंगे तो ऐसे में आप सोचेंगे कि ये क्या है, जिक्कम है क्या। बट अगर इस फिनोमेना को आप जनरलाइज करेंगे तो आपको इसके अलग अलग मतलब मिलेंगे। हाथ लगातार या पैर चल रहा है, दैट मीन्स एनर्जी वाइज पेशेंट कहीं ना कहीं बहुत डीपली डिस्टर्ब और एक्सजरेटेड वे में अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है। इसको ऐसे लें, जरूरी नहीं हो जिंकम, जिंकम ही ऐसी होती है। दूसरी चीज जो उसने बोली हेडेक के बारे में, जब मैं इससे सवाल पूछ रहा था तो क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे बहुत अप्रोप्रिएट और रिलेवेंट नहीं लग रहे थे। वो पूरी तरह मेरे सवालों को सुन के जवाब नहीं दे रहा था, कुछ बोल रहा था जो उसे बोलना है। इसने मुझे अपने केस के दौरान एक नरेशन ये दिया कि जब मुझे लगने लगा कि थोड़ा सा अजीब बिहेवियर है, आउट ऑफ द नॉर्मल, कुछ खोया सा लग रहा है, तो मैंने इससे माइग्रेन का डेट बैक पूछा। इसने मुझे डेट्स बताई पीछे की, मुझे 6 महीने से हो रहा है। तो मैंने इससे पूछा कि तुम्हें किसी किस्म का कोई ऐसा शॉक फियर कुछ हुआ हो। तो उसने मुझे नरेट किया कि इसने कोई फिगर बताया, गांव में था जहाँ पर लोग जाने से मना करते थे। मैं चला गया और वहां मुझे एक चीज दिखाई दी, और अब वो मुझे दिखती है और मैं उससे बात करता हूँ, और वो मुझे कहती है जो मैं वो करता हूँ। मोमेंट पे, हर मोमेंट पे वो मुझे जो बताते हैं मैं वो करता हूँ। और एक नरेशन इसका ये था कि जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो मैं चल नहीं पाता। वहां पर इसने बोला एक लाइन, मैं उसको प्ले करेंगे, ऑडियो वन वही है ये, अभी कृष्णा प्ले करेंगे। और सोते टाइम एक चीज़ और होती है कि अगर हम सो गए पूरी तरीके से, ब्रेन एकदम फ्री कर दिया, तो जब जगेंगे तो एक कुत्ता दिखाई देगा हमें। फिर जब तक वो चेस्ट पे आके बैठ ना जाए तब तक बॉडी पैरालाइज रहती है, हिल नहीं सकते। जैसे आँख खुली हाँ, तो क्या होता है? आँख खुली तो आसपास जो भी पड़ा होगा ऊंची जगह पे, तो वहाँ पे वो कुत्ता दिखेगा। जब तक वो कुत्ता मेरी छाती पे बैठ ना जाए तब तक हट नहीं सकता मैं अपनी जगह। अब मैंने ये लाइन सुनी, दो अप्रोच है। एक तो ये है कि आप इस सीधे साधे शब्द को, हम लोग बारी बारी सारी फाइल फाइल से भी प्ले करेंगे। इस शब्द को आप सीधे सीधे ऐसे ले सकते हैं कि आप इसको ए टू, मतलब बिल्कुल सीधा इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर दीजिए कि रिलीजन सीज एनिमल्स, रिलीजन सीज घोस्ट, स्पेक्टर्स। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, वो करा भी जाता है केस लेते वक्त। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक साथ चार जगह पे आती हैं और वो आपको एक थीम बनाती हुई दिखाती है। वो हर केस में जरूर लेना चाहिए, पैर हिलने से लेके ये एवरीथिंग। इसका अगला वर्जन था कि इसके पिता का कहना था कि ये बहुत
ज्यादा बोलने वालों में नहीं है, मोस्टली अपने में रहता है, अलग रहता है, कम बात करता है। और हम इसे ये नहीं कह सकते कि बहुत आउटगोइंग या बहुत ही ज्यादा अ, चीजों में लीड करने वाला लोगों के साथ कभी नहीं रहा है। पार्ट ऑफ क्राउड रहा है और उसमें भी बहुत आगे आके लाइमलाइट में नहीं आता। तो ठीक है। फिर इनके स्कूल से एक शिकायत आई थी कि इन्होंने किसी बच्चे को मारा था, और अपने से बड़े बच्चे को, शरीर में हैवी, ये बिल्कुल लीन थीन सा लगता था। तो इसके पिता ने मुझे बताया कि इसके स्कूल में क्या घटना घटी है, उसकी शिकायत आई है। पिता का वर्जन सुना, सेकेंड वर्जन, सेकेंड फाइल है, इसको सुनेंगे। सेकेंड ऑडियो फाइल का जो है वो चलाएंगे। घटना घटी है, उसमें क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था? हुआ ये था कि किसी लड़की का चक्कर था। अच्छा। उस लड़की के चक्कर में और दूसरा लड़का जिसको उन्होंने मारा था। अब स्कूल में बच्चे किस तरीके का क्या वो करते हैं तो वो आप जानते हैं। तो उसमें जो है कुछ आपस में कहा सुनी नहीं होगी। वो लड़का कह रहा नहीं वो हमारे उसमें, ये कह रहा नहीं उसने हमको राखी बांधी थी तो उसके पास नहीं हो सकती। इसी उसमें आपस में कुछ कहा सुनी होगी। उन्होंने उस पर नाक वाक फोड़ दिया तो बहुत ज़बरदस्त फोड़ दिया था। तो हमने स्कूल में ही इसको बहुत ज़बरदस्त पिटाई किया था। पिटाई करने के बाद हमने बोल दिया था कि और इसके बाद में ही फिर वहाँ से हमने इनको हटा भी दिया था। स्कूल से ही करनी वहाँ से स्कूल से ही हटा दिया था। की बात है। ये बात है लगभग यही अभी फरवरी मार्च की। भैया अभी डॉक्टर के पास हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हुई थी। ऑडियो जो उसके बाद में फिर काफ़ी कुछ जो है आपस में ये लोग ऑनलाइन धमकी वगैरह चलती रही हैं। हाँ, ऑनलाइन धमकी वगैरह भी चलती रही हैं। केस पुलिस तक भी जाने का वो था। अच्छा हमारा कुछ इस तरीके का मैटर इस समय चल रहा था कि हम पुलिस को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा कुछ सर्विस का अपना मामला चल रहा है। इस वजह से पुलिस केस में अगर पड़ जाते हैं तो हमारा सर्विस पे असर पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमें इनको टाइट करना पड़ गया। आपको एक चीज़ नहीं पता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। कितना बड़ा है? ये दूसरा वर्जन था, जिसमें एक लड़का जो कभी किसी से कुछ नहीं बोलता, शांत रहता है, किसी तरह का एग्रेशन जिसने नहीं शो किया, उसके किसी दोस्त का अपने किसी साथी के साथ कंपटीशन किसी लड़की को लेकर, एक लड़के ने एक लड़के को मार दिया। इन्हें बहुत गुस्सा आया, ये गए और इन्होंने उसे मारा। एक ऑडियो वर्जन इसमें जो नहीं है, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने उसे क्यों मारा, इसने बोला मुझे उसने कहा कि इसको मारो, और इन्होंने उसको मारा तो उसका एक दांत निकल गया था, नाक से खून आ गया, जबकि ये बिल्कुल ऐसे है। तो इसके पिताजी का भी ये वर्जन था कि हमें समझ में नहीं आई इसने उसको मार कैसे दिया, फिलहाल केस हुआ, ये उसको लेके वहां से चले गए। ये दो चीजें। अगर आप इसको रिलेट करो, इस चीज को रिलेट करो, सुबह ही उठते हैं, ये हिल नहीं पाते, मूव नहीं कर पाते, दिन भर ये चलते हैं पर उस टाइम ये हिल नहीं पाते। इसके लिए आप एक शब्द यूज कर सकते हैं कि ये एक तरीके के ऐसी कंडीशन में आता है जिसमें इनकी बॉडी हिल नहीं सकती, बट ही इज अवेक। इसके लिए एक टर्म, इसके लिए रिपोर्टरी में एक टर्म आप लोग ढूंढिए और उसे इस ग्रुप में डालिएगा, मैं भी डालू, रूब्रिक्स में इस केस के जरूर डालू, ये आपका काम। बट वो एक किस्म का स्पाजम है जिसमें आप देख सकते हैं होश में, पर आप हिल नहीं सकते। दूसरी चीज, वही बंदा जो नॉर्मली काम स्टेट में रहता है, वो एक किसी मौके पे एक स्टिमुलस पे इतना एग्रेसिव होता है कि एक हाथ मारता है और सामने वाले की स्थिति ऐसी हो जाती है। जो कि बाकी टाइम इतना शांत और इतना काम है, वो एक स्टिमुलस पे ऐसा तगड़ा रिएक्शन देता है। वहां एक रिएक्शन ऐसा है कि ये पूरी तरह अनेबल टू मूव स्टेट में आता है।
मगर वो भी ट्रांजिएंटली, एक बार इनको एलुसिनेशन है कि वो टच कर लेता है, ये चल देता है। अभी तीसरी फाइल है इसी के लेकर के, इसके पिताजी का वर्जन है। आवाज थोड़ी सी रिकॉर्डिंग के कारण उतनी साफ नहीं है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल माइक से तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, पेशेंट को पता भी नहीं होता। तीसरी फाइल प्ले करें, उसको सुन। फाइल नंबर 3 है पेशेंट के फियर्स। कितने बड़े हैं? चूहा आ जाएगा डर जाएंगे, कोई छोटा मोटा कीड़ा, हाँ, जैसे बोरा वोरा, हाँ, ये सब आ जाए, हाँ, जरा सा आस पास आकर के बम बनाने लग गया तो डर जाएंगे। तो उसको हटाना या मार देना, वो नहीं, मारना तो दो नहीं, खुद ही दूर भागने लग गया। भगाने को तो छोड़ दीजिए, वो खुद ही दूर भागते। जानवरों में किसी से, जैसे पेट होते हैं बाहर, कुत्ते से तो बहुत डरते हैं। मतलब कुत्ता अगर गेट के पास भी आ जाएगा तो गेट पे जा नहीं सकते, उसमें डरते हैं। जी। ये तीसरा वर्जन है, ये इनके पिता का है। और मैंने जानबूझ के सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने कोशिश किया कि मैं हिंट दूं, उस जोन में जाऊं और ये मुझे बताएं। तो आप एक ही आदमी में इतने फियर भी देख रहे हैं, और एक ही आदमी में इतना एग्रेशन भी देख रहे हैं, और एक ही आदमी में इतना पैरालिटिक, सेमी पैरालिटिक स्टेट में भी जाते हुए देख रहे हैं, और अदरवाइज वो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल और टिमिड सा है। तो अब होता क्या है कि जब हम मटीरिया पढ़ते हैं तो इसमें से किसी एक इमेज को पोर्ट्रे किया जाता है, किसी एक पार्ट, बाकी पार्ट को नहीं लिखा जाता। जब फियर लेते हैं तो फियर ही लिखते हैं, जब पैरालिसिस लिखते हैं तो पैरालिसिस ही लिखते हैं। अब ये चार चीज है। आफ्टर रेमेडी, अभी ये कल परसों का एक फॉलोअप है, मौके से ये आए, मैं ये सुना देता हूँ, फिर मैं इस रेमेडी पे आता हूँ वापस, लास्ट वाला एक ऑडियो चला रहा हूँ, उसके बाद फिर देखते मेरा मतलब जैसे क्या चेंज, कैसा चेंज? जो चीज़ आपने अभी बताई है, हाँ, ये डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, हाँ, खोया कहीं और रहता है, बात कहीं और कर रहा होता है, हाँ, तो उस चीज़ में भी है कमी है। कैसा, क्या फ़र्क लगता उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। जैसे क्या होता था? मतलब पहले तो ये सामने वाले से बात ही नहीं करता था, खोया ही रहता था। जी, अब कम से कम ये आपकी बात सुन रहा है, आपको जवाब दे रहा है। जी, पहले ये था कि पहले ये आपसे बात करने की इच्छा ही नहीं रखता था, जी, ये खोया ही रहता था केवल, जी, ये चीज़ थी। ठीक है, ठीक है वैसे। वो उस चीज़ में मतलब आप अगर कहीं दबाव वाली चीज़ है, आपसे कोई दबाव समझ रहा है तो आपसे बात तो करेगा, लेकिन कोई वो नहीं है कि आप जो कह रहे हैं आपको सही जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी। आपकी इस समय कम से कम ये चीज़ हो गई है कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हैं उस चीज़ को सुन रहा है, उससे रिलेटेड उत्तर समझ दे रहा है। करके उससे रिलेटेड जवाब दे रहा है। ठीक है। तो ये चीज़, अच्छा, ये चीज़ और इम्प्रूव कर जाए हम लोग दवा बंद कर देंगे। बच्चा ठीक है, थोड़ा सा ये इम्प्रूव कर जाए, फिर हम लोग दवा बंद कर देंगे। बच्चा लगभग ठीक है। मेरे हिसाब से तो लगभग ये 95% के आसपास मतलब ठीक है, हो जाएगा, बाकी भी हो जाएगा। अभी कितने समय के लिए? अभी तो मैं 2 वीक्स की ही दे रहा हूँ, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। हैं। ठीक है, ये इसका सिचुएशन है। और अ, अब मैं आता हूँ अपने उसी स्लाइड पे जिसपे हम लोग थे। मैंने अभी तक जितना पढ़ा वो इतना मजेदार नहीं लग रहा होगा, मगर अब आपने ये केस सुन लिया, अब आपको ये सारी स्लाइड्स रिलेटेबल लगी। अभी तक ये रिलेटेबल नहीं। तो मैंने नेक्स्ट इसमें लिखता हूँ ना कि मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्पाज्म, ये आप कह सकते हैं पैरोक्सिस्मल, पैरोक्सिस्मल एपिसोडिक, एक टाइम के लिए आती है, चली जाती है। तो पहला पहला जो एक बेसिक फेज जो क्रैक होता है वो ये है कि कॉन्टिन्यूअस सेम स्टेट में नहीं रहता है। Mentally, symptoms have a tendency to come in a forceful or intense manner or a transient phase with great intensity. ये है इसमें। और हम लोग इसमें क्या कहेंगे? Just like a spasm.
फिर ड्यूरिंग दिस relatively calmer state of surface, they keep on struggling of not losing control. आपने एक रूब्रिक पढ़ा होगा, fear of losing control. देखिए रूब्रिक है, मुझे नहीं पता किस किसने इसको देखा हुआ है, fear of losing control, या कई जगहों पर मटीरिया में इसको लिखा जाता है ड्राइविंग क्रेजी, ड्राइविंग इन क्रेजी, fear ड्राइविंग इन क्रेजी एक शब्द है। जिस रूब्रिक की मैं बात कर रहा हूँ ये है fear insanity of losing his reason. रीजन का मतलब होता है तर्क, बुद्धि, जिससे आप सही गलत का फैसला कर पाए। जब तक वो रहता है, हर इंसान, हर पेशेंट, हर व्यक्ति अपने अंदर के जो भी अंतर्मन में जो भी द्वंद्व चल रहा है उसको एक बौद्धिक ब्लॉक से, इंटेलेक्ट के ब्लॉक से, सिविलाइज्ड सोसाइटी में खुद को उस बैरियर के पीछे अपने सारे कन्फ्लिक्ट रोक के रखता है। जब ये कन्फ्लिक्ट इतने हाई हो जाए कि लगे कि अब ये बाउंड्री, अब ये इंटेलेक्चुअल कंट्रोल, बुद्धि से जो हमने बैरियर बनाया है, ये अब बस अबाउट टू ब्रेक है, एंड आई एम जस्ट अबाउट टू लूज माय कंट्रोल ओवर माय सेंसेस, ये है रूब्रिक फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। ये है स्ट्रामोनियम भी, इसमें अच्छी ग्रेड में आपको मिलेगी। रेमेडीज और भी हैं, डिफरेंट रीजन से। तो ये जो रूब्रिक है ना, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, ये स्ट्रामोनियम में, और जितनी देर आप स्ट्रामोनियम को साइलेंट देखते हैं, एब्जॉर्ब देखते हैं, उसका रीजन यही है कि उसके पीछे जो उनके बेसिक ट्रेट्स हैं, बेसिक द्वंद्व है, वो चलता रहता है। और वो द्वंद्व है बेसिकली फियर्स, फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू एवरी हार्मफुल स्टिमुलाई। और ये हार्मफुल स्टिमुलाई, हार्मफुल की परिभाषा स्ट्रामोनियम खुद निर्धारित करता है। हमारी दिशा, हमारी सोच से जो हार्मफुल है, शायद वो हम जिसको नाभि कहें, नाभि हार्मफुल कहें, उसको भी स्ट्रामोनियम हार्मफुल के एरिया में लेता है। एज आई सेड, in general narration about drug remedies, exaggerated senses, living in a delusional world, out of, मतलब जो हमारी जो रियलिटी है उससे थोड़ा अलग जाके जी, इस वजह से हम इस चीज को महसूस भी नहीं कर पाएंगे, और वो क्या क्या उसकी खोपड़ी में चल रहा होगा हम सोच भी नहीं सकते। जैसे आप अगला स्लाइड देख रहे हैं, अब इस सारी चर्चा को हम लोग आते हैं रूब्रिक्स में देख। रेज, रेज फ्यूरी, कन्वल्सिव या स्पाज्मोटिक, या थोड़ी देर की। लाफिंग भी स्पाज्मोटिक, लाफिंग मतलब ये सिंपल लाफिंग नहीं होगी, ये बिल्कुल अर्चना पूरन सिंह वाली होगी। चाहते हैं अगला रूब्रिक क्या है? जेस्चर्स मेकिंग ग्रास्पिंग और रीचिंग एट समथिंग, चाहे वो जेनाइटल्स हो, स्पाज्म। एक मैंने कैप्रोफ्लोजिया का एक रूब्रिक दिखाया था कि एक डिलीरियम स्टेट में लोग किसी चीज को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसमें आता है, पिकिंग एट इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स। डिलीरियम में लाफिंग मैंने बोल दिया, वो ऊपर भी आ चुका है। एक बड़ा मजेदार रूब्रिक ये देखिए, ट्रांस अल्टरनेटिंग विद कन्वल्सिव सिम्टम्स, इसमें एवरी समर भी। ट्रांस अल्टरनेटिंग विद कन्वल्सिव स्पाज्मोटिक सिम्टम्स, अभी आपने जो केस सुना उस पर ही लागू होता है। रूब्रिक इतने बन सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और जनरल थीम पता है तो आपको 4 बार पेशेंट 4 चीजें बोलेगा और सिर्फ कंफर्म करना है उसके पिता ने कई चीजों में किया और वो स्ट्रामोनियम था। अब ये देखिए, जो एक्सेसिव एंगर या एक्सेसिव फियर के चलते आंखों का बाहर आना, और वाइड ड्रॉन आउटवर्ड लिड्स, ये चीज मिलती है, मिलती है। ब्लैडर रिटेंशन ऑफ यूरिन जनरल, कन्वल्सिव कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक ऑफ ब्लैडर फॉर्म। ये रूब्रिक सुनने में तो बड़ा सादा सा है, अगर मैं यहाँ पर एक चीज फिर यहाँ पर मेंशन कर दूं कि एक फिनोमेना आप और लेके चलिए, जब भी आप कोई मेडिसिन पढ़ रहे हैं या कोई केस देख रहे हैं, कि पेशेंट में केस शुरुआत होती है फिजिकल से और वो बढ़ते 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 साइकी तक जाता है इंपॉर्टेंस वाइज। हालांकि कुछ ऐसे केसेस रेमेडीज हैं जो इसका रिवर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, पर सीवियरिटी, डिस्टर्बेंस की सीवियरिटी आउटर मोस्ट एरिया से डीपर मोस्ट एरिया को जाती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि स्ट्रामोनियम आपको उतना ही साइकिक सिम्टम्स दे रहा हो हर बार, ये जरूरी नहीं है। अगर वो वेरी वेल सप्रेस्ड नहीं है
एंड वेरी वेल डेवलप्ड नहीं है, डीपेस्ट ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, तो हो सकता है आपको सिर्फ रिटेंशन मिले ब्लैडर का और फियर मिले, बाकी कुछ मिले ही ना, वो सारा इमेज जो आप स्टामोनियम का सोचते हैं वो ना मिले, और सिर्फ ये दो चीज, ये स्टेटस भी हो सकता है कि एक टाइम बिंग के लिए प्रोड्यूस हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि एक जनरल एक्साइटेबल रेमेडी किसी टाइम फ्लाइट में जाए और ये पिक्चर लेकर आए कि यूरिन रिटेन हो गया, और आपको स्टामोनियम देना है, आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप कॉस्टिकम सोचेंगे। पर ये इस मिथ से बाहर आने की बहुत जरूरत है कि आप सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करें, और इस मिथ से बाहर आने की जरूरत है कि हर बार वो सो कॉल्ड इमेज रेमेडी की पूरी तरह फुलफिल हो, ये जरूरी नहीं है। इस केस में तो पूरी तरह फुलफिल कर रहा था, सब कुछ डेवलप था, क्योंकि माइग्रेन फिजिकल लेवल पे भी था, बेसिकली न्यूरो का डिस्टर्बेंस था, साइकी भी थी, तो ये एक आइडियल केस स्टामोनियम का था। अगर पेरिफेरल मैनिफेस्टेशंस के साथ स्टामोनियम जब आएगा, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे अगर आप इस सेट माइंडसेट को ब्रेक नहीं करते। रेस्पिरेशन impeded, obstructed, कन्वल्सिव स्पास्मोडिक। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, इस सेम सिचुएशन लास्ट रूब्रिक जो मैंने लिखा है, अभी इसमें जो पढ़ा है, लिखा नहीं कॉपी पेस्ट किया है, ये लास्ट लिखा है, इसमें और रेमेडीज अगर आप देखेंगे तो क्यूप्रम, इग्नाशिया, इग्नाशिया सेम सिचुएशन के साथ सॉबिंग में जाती है, मगर रीजन दूसरा है, वो इमेंस ग्रीफ या इंडिग्नेशन है, मगर फिजिकल मैनिफेस्टेशन स्पाज्म है, स्पेशली चेस्ट मसल्स का और अपर थ्रोट का, फेरिंक्स का, कि सांस लेते नहीं, फील्स लाइक बॉल सेंसेशन एंड ऑल। तो जब आप किसी साइकी पार्ट को कवर कर रहे हैं तो उसको इक्वली कंफर्म करें फिजिकल से, और हर रेमेडी के एटलीस्ट 6-7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो लगभग प्रूविंग में 10 में से 8 बार आए, उनको जरूर रखिए। जैसे स्टामोडियम का एक कई पॉइंट्स हैं जो जरूर मिलते हैं, उसमें से एक है फियर ऑफ डॉग। फियर ऑफ डॉग, मेरा फियर पूछने का पर्पज यही था, और पिता ने इंसेक्ट से लेके डॉग को लेके बहुत फोर्स किया कि उड़ाना छोड़िए, ये भागता है। स्टामोडियम का ये डार्कर पार्ट है कि एक तरफ वो इतना डरता भी है, और एक समय जब ऐसा आ जाए कि आपके पास भागने की जगह ना बचे, तो सबसे ज्यादा डरने वाला व्यक्ति भी एक बार पलट के मारता जरूर, जैसे कैट है, आप उसको ले जाइए, डरती है, बट एक बार कॉर्नर में पहुंच गई तो वो उतनी जोर से पंजा मारती है। सेम स्थिति है, वो एक कन्वर्जन, एक स्पाज्म, एक ब्लो में आएगा रिएक्शन, अदरवाइज स्टामोनियम आपको जरूरी नहीं है अग्रेसिव में। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सी, चेस्ट कन्वर्जन स्पाज्म, रेस्पिरेशन अरेस्टिंग, यहाँ तक जा सकता है अरेस्टिंग, और ऐसा ही एक मसल का स्पाज्म था जिसमें वो मूव नहीं कर पा रहा था, जो आपने भी देखा थोड़ी देर पहले। पिचिंग्स है, कन्वल्सिव चेंजेस के साथ इसमें पिचिंग्स भी हैं आईज की, और वो पिचिंग ही थी जिसमें आईलिड्स के साथ वो पूरा बाहर को प्रोट्रूड हो रहा था। ये रूब्रिक्स दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैंने थीम बताई सिर्फ उसको प्रूव कर रहा हूँ कि इतनी जगह पर रेपर्टरी में ये चीज दी गई, और सब में एक थ्रेड है, वो आप थ्रेड समझ गए, आपको स्टैम्प प्रिस्क्राइब करने में दिक्कत नहीं होगी, हर बार मेनिया का केस ही नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, हेल्दी और डीपर इन्वॉल्वमेंट, पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट, ये इस कदर है कि मैंने बिना वेल डेवलप्ड जेलेसी के लेकेसिस प्रिस्क्रिप्शन किए हैं और पेशेंट ठीक हुए। तो जेलेसी नहीं थी, क्योंकि अभी मैं और एक रेमेडी पढ़ाऊंगा इसके बाद, उसमें आपको इसका एग्जांपल दूंगा कि जेलेसी तब प्रॉपरली डेवलप होती है लेकेसिस में, जब फॉर एग्जांपल जब उनको उस तरह के परिस्थितियां मिले, अगर एक बाप की अकेली लड़की घर में, उसको सब कुछ अवेलेबल है, देन यू देयर इज नो रीजन टू डेवलप जेलेसी, इट इज ऑलवेज ऑन द टॉप। देन हो सकता है, मगर बाकी पैथोलॉजीज हो सकता है कि फिजिकल लेवल्स पे आपको सारा लेकेसिस मिले और कोई कंफ्यूजन ना हो, विजुअल एक्सेस। सेम मैंने स्टामोनियम के लिए एग्जांपल दिया, मैंने बोला फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, स्टामोनियम के लिए एक शब्द मैंने यूज किया, फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड। अब आप देख सकते हैं कि स्पाज्म फ्रॉम अप्रोच, टच, गले को लेकर, अप्रोच या टच, इसमें ये लिखा हुआ है थ्रोट में स्पाज्म है जब वो स्वॉलो कर, ये आपको एविस लगेगा, इग्नाशिया लगेगा, और भी कई रेमेडीज हैं। ऑलमोस्ट एवरी टच और अप्रोच इज इक्वलेंट टू इंजरी, ये एक एक्सेजरेटेड परसेप्शन है जो कि हॉलमार्क है ड्रग रेमेडीज का।
सो एक बार थोड़ा फास्ट चलते हैं. नेक्स्ट, फियर अप्रोचिंग अदर्स, टच लेस टीवी, कैनॉट फियर टू हैव समवन नियर देम. फियर को लेकर के, फियर स्ट्रक अप्रोचिंग हिम. ठीक है, ये एक्सेलरेटेड फियर ही है जो चीज़ों को यहाँ लाता है. ये देखिए एक इसके बाद का स्लाइड, बहुत ही बढ़िया. मेरे पास कुछ दिन पहले एक लेडी आई, उसको उसमें इनफर्टिलिटी का केस था. मैं प्रिस्क्रिप्शन करने से पहले मुझे कंफर्म करना था. कई चीज़ें मैंने करी और रेमेडी में जो मैं कंफर्म कर पा रहा था, मेरे पास फॉस्फोरस थी, स्ट्रामोनियम थी और भी कई रेमेडीज थी जो डीडी में आ रही थी. मैंने उसे एचएसजी करने के लिए सजेस्ट किया, करवाने के लिए. अब उसके हस्बैंड का कहना था कि डॉक्टर साहब एचएसजी मत करें. क्यों? कि जब भी ये जाती है सर्विक्स डायलेट ही नहीं. डॉक्टर परेशान हो जाता है कि कैसे हम डाई इंजेक्ट करें, डाई इंजेक्ट ही नहीं हो पाता. ये उसका कहना. और उस पेशेंट का जनरल स्टेटस क्या था कि वो बहुत ही जोवियल, एक्साइटेबल, बात करने में बहुत मस्त. और जब मैं उससे बात करूं तो ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है. बहुत ही आउटगोइंग टाइप्स. और मैं क्वाइट श्योर हो रहा था कि ये फॉस्फोरस आएगी. फियर्स ऐसे थे कि जो फॉस्फोरस स्ट्रामोनियम के कवर कर रहे थे. जब मैं ये कहने लगा कि एचएसजी कराना है तो उसके चेहरे की जो रौनक गई है, देखने लायक थी. हस्बैंड का भी मुंह बन गया, डॉक्टर साहब ये मत कराइए. मैंने कहा आप देख लीजिए. मुझे लगा वो मेल से कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अब कई जगहों पर मेल्स भी इसको करते हैं. तो नहीं, मैंने कहा फीमेल ढूंढ लीजिए. नहीं, 2 अटेम्प्ट्स के बाद बड़ी मुश्किल से हुआ. तो फियर लीडिंग टू स्पाज्म, ये भी अपने अंदर अपना हमारे लिए एक इंडिकेशन. जनरलिटीज, कंस्ट्रक्शन, इंटरनल स्पाजम्स ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओरिफिसेस, ये भी एक आपके लिए इंडिकेशन है. फियर ऑफ डॉक्टर्स में आप देखेंगे स्ट्रैम, इग्नाशिया, फॉस्फोरस, फॉर डिफरेंट रीजंस. फॉस्फोरस एंजाइटी हेल्थ में है और ये रीजन है उस केस में होने के. जैसे मैं अब एक केस और याद कर पा रहा हूँ कि एक श्रीमान थे, उनको यूरिन रिटेन हो गया. और मेरे पास फ़ोन आया था, वो मेरे पुराने पेशेंट थे, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप क्या मदद कर सकते हैं. वो पेशेंट यहाँ नहीं था, इटावा में था. और उसका कहना था कि मेरी यूरिन पास नहीं हो रही है और डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश करी है पर वो कैथेटर नहीं लगा पा. ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप इन रूब्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं. देखिए लास्ट रूब्रिक क्या है. यूरेथ्रा स्ट्रक्चर जनरल स्पाज्मोडिक, ये स्ट्रक्चरल नहीं है, ये स्पाज्म. स्पाज्म ऑफ पार्ट, स्टेटस प्रिस्क्रिप्शन में तो आप यूज़ कर ही सकते हैं. और पहला रूब्रिक आप देख सकते हैं. और अगेन स्पाज्म, सी जैसा हम यहाँ से अपने स्टामोडियम शुरू करें. स्पाज्म अकेली ये नहीं है, बहुत रेमेडीज है. स्टिक्निनम है, नक्स है और इग्नाशिया है, मतलब लाइन है इनकी. मगर स्ट्राम इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो हम लोग समअप करते हैं स्टामोनियम को. थोड़ा सा बात एक और रेमेडी के बारे में करेंगे, फिर मैं एक केस के बारे में बताऊंगा. सो स्टामोनियम का अगर हम लोग जो हमने बात करें, स्पाज्म की बात हमने करी. दूसरा हमने बात करी इसमें टाइप ऑफ वायलेंस कैसा होता है. तीसरी चीज हमने बात करी कि जो एजिटेटेड एक्टिव माइंड है विद रिएक्शंस ओवर स्लाइटेस्ट स्टिमुलाई, एंड इट्स नॉट फॉर फ्यू मिनट्स ओनली. हेलुसिनेशंस की हमने बात करी. और लास्ट में हमने बात करी स्पेसिफिक फियर्स की. इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, फियर ऑफ वाटर. फियर ऑफ वाटर को अगर मैं आप देखेंगे तो फियर ऑफ वाटर कैसे कंफर्म करेंगे. पढ़ा तो हम सभी ने, पर शायद ही कोई इसको पेशेंट में कंफर्म कभी करता है. मतलब आपको डाउट लगे कि ये 3-4 मेडिसिन है और हम चलो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ों को कंफर्म करें, तो करेंगे कैसे. अक्सर हम इसे अनरियलिस्टिक मानते हुए, एम्बैरेसिंग फील करते हुए सवाल ही नहीं पूछते. पर वास्तविकता ये है, आप इसको पूछ सकते हैं कि अगर आपको नहाना हो तो आप शावर में नहा लेते हैं. और अगर वो स्टामोनियम है, फील फील सफोकेटेड, चोक्ड, शावर बहुत मुश्किल है. ये बाल्टी से ही नहाएंगे, सर पे पानी नहीं डालते. ये यहाँ यहाँ लोटे पड़ेंगे, हल्का सा किया, हो गया. के लिए बहुत मुश्किल है.
फियर ऑफ वाटर पहले मैं नहीं करता था, फिर एक समय के बाद मुझे लगा कि इतने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स लिख गए हैं तो बकवास तो नहीं लिखा है। फिर मैंने पूछना शुरू किया कि अगर आप कभी बीचेस पे गए हो या नदी में गए हो, घाट पे गए हो, तो वो लोग जिनके सिर्फ पंजे जाते हैं उसके बाद वो नहीं जाते। फिर कुछ है जो घुटने तक जाते हैं, कुछ है जो कमर तक जाते हैं। बट कमर घुटना इज ओके, और जो पंजे के बाद ना जा पाए वो मैंने रखता है, वो भी वहां जहाँ से छड़ी लगी हुई। ये है फियर ऑफ वाटर। तो कई लोगों में डिस्गस्ट भी होता है इसमें कि इतने लोग नहा रहे हैं, हम कैसे जाएं। कई लोगों में बेसिंग अवर्जन भी होता है, बट जैसा उसका चेहरा बनेगा ना उत्तर देते वक्त, वो डर वाला है या डिस्गस्ट वाला है या कैसा है, वो उसको डिफ्रेंशिएट कर देगा।